चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हम आप लोगों को बता रहे थे ना, उसमें 7 वीडियो होगा कि 8 वीडियो हो गया लगभग 8 क्लास या 7 8 क्लास हो गया। इसका मतलब ये 9th क्लास आप लोग पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें कहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से की है? यहाँ से बस इतना ही पढ़ने में 8 क्लास में। इसमें लेक्चर ज़्यादा है ना, इसमें लेक्चर ज़्यादा है। तो आप लोगों को लास्ट क्लास में बताए हुए थे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज हम कैसे ला सकते हैं, उन सभी के बारे में हम आप लोग बताए हुए थे। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे स्टडी हम लोग करेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब होता है आंतरिक ऊर्जा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं थोड़ा करके इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहली बात है कि इंटरनल एनर्जी हम आप लोगों को पहले ही बता चुके थे कि सिस्टम के अंदर जितने भी सारे एनर्जी होते हैं, सभी एनर्जी का एडिशन जो होता है वो इंटरनल एनर्जी कहलाता है। तो इस प्रकार पहला पॉइंट हो जाएगा द सम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब होता है कि निकाय के अंदर जितने भी ऊर्जा उपस्थित है, सभी ऊर्जा को अगर ऐड यहाँ पे कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे, इंटरनल एनर्जी के नाम से ये हो गया। अब अगला बात ये होता है कि यह स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन कहने का अर्थ हुआ कि इसका जो अमाउंट है, अर्थात यह एक ऐसा क्वांटिटी है कि जो किस पर डिपेंड करता है बुआ, यह अमाउंट पर डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, अमाउंट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट इस पर डिपेंड करता है। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम लोग पाथ फंक्शन क्वांटिटी से नहीं करते। ओके, उसके बाद यह इंटेंसिव होता है कि एक्सटेंसिव होता है। यह एक्सटेंसिव होता है क्योंकि एक्सटेंसिव भी किस पर डिपेंड करता है, अमाउंट पर ही डिपेंड करता है। और उसकी अमाउंट जो होती है वो इनिशियल और फाइनल इसी पर डिपेंड करती है। तो ये सभी जो होता है इसको पॉइंट्स के रूप में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट होता है द सम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम is internal energy। इंटरनल एनर्जी इसका मतलब होता है निकाय के कुल ऊर्जा का योगफल आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। आंतरिक ऊर्जा होता है, आंतरिक ऊर्जा होता है। ओके, फिर सेकंड नंबर पॉइंट हम लोग जानेंगे कि इंटरनल एनर्जी जो होता है इसे हम लोग स्टेट फंक्शन कहते हैं। इससे क्या कहते हैं हम लोग, स्टेट फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरनल एनर्जी, इंटरनल
energy is a state function. It means this depends upon initial state and फाइनल स्टेट। इसका मतलब क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी जो होता है यह स्टेट फंक्शन होता है। इसका मतलब ये होता है कि यह आरंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। इसका हिंदी हो जाएगा क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा स्टेट फंक्शन होता है। आंतरिक ऊर्जा स्टेट फंक्शन होता है जिसका मतलब यह आरंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। इतना हो गया। अब तीसरा नंबर बात हम लोग ये जानेंगे कि इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसके चेंज को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे इंटरनल एनर्जी कांट बी कैलकुलेटेड that means it can be calculated in their changes या in its changes। इसका मतलब क्या होता है कि आंतरिक ऊर्जा को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसे हम लोग इसके चेंज में इसमें जो चेंज होती है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं। ये इसके 3 पॉइंट्स होता है। एक और पॉइंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में समझना भी आप लोगों को, उसके बाद उसके बारे में लिखना है। तो एक काम कीजिए, इसको आप लोग नोट कीजिए, लिखिए पहले सबको हुआ। इसको लिखिए आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए यहाँ पे मेथड की बात होती है, 2 तरह की मेथड होती है। एक होता है साइक्लिक होता है, ओके, साइक्लिक प्रोसेस, और एक होता है एसाइक्लिक होता है। अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि अगर साइक्लिक मेथड होती है तो क्या वहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये हम लोग को जानना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जानना है कि साइक्लिक मेथड जो होता है, साइक्लिक विधि जो होती है, इसमें कैसे विधियाँ होती है, अर्थात कैसे वर्क होता है, कैसे फंक्शन होता है, तो इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे जानना है कि ए साइक्लिक के अंतर्गत कैसे सारे फंक्शंस कंप्लीट होते हैं, ये हम लोग स्टडी करना है। तो यहाँ पे साइक्लिक का मतलब होता है चक्रीय होता है, अर्थात यहाँ पे जिस पॉइंट से हम लोग चले, एक मिनट बोलो, हाँ तो वही हम आपको बताएं, इस साइक्लिक का ही होता है चक्रीय होता है। इसका मतलब जिस पॉइंट से हम चले फिर उसी पॉइंट तक पहुंच गए। इसका मतलब हमारा इनिशियल स्टेट
और फाइनल स्टेट सेम पॉइंट होना चाहिए। जैसे हम अभी यहाँ चल के वहाँ पे गए थे, अब फिर वहाँ चल के यहाँ पे आ गए, इसका मतलब जहाँ से चलना प्रारंभ किए फिर हम वहीं तक पहुँच गए, वो साइक्लिक कहलाता है। अब ए साइक्लिक की बात हो रही है, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट कहीं और होना चाहिए, फाइनल पॉइंट कहीं और हो जाएगा। अब चाहे किसी भी रास्ते से हम जाए, लेकिन यहाँ पे दोनों पोजीशन जो होना चाहिए यह अलग अलग होना चाहिए, डिफर होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इस साइक्लिक के अंतर्गत इंटरनल एनर्जी का चेंज हम लोग जानेंगे और साइक्लिक के अंदर भी चेंज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अब आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है ना, वह किस पर डिपेंड करता है? वह स्टेट पर डिपेंड करता है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। हम ही नहीं बताया आप लोगों को डेफिनेशन? यस सर। डेल्टा यू इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई, ये आप लोग बताए। तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी चेंज during cyclic प्रोसेस या मेथड। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? इसका मेथड यही हो जाएगा, चक्रीय विधि के दौरान, चक्रीय विधि के दौरान निकाय की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो सकती है, परिवर्तित नहीं हो सकती है या नहीं होती है, नहीं हो सकती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे साइक्लिक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। साइक्लिक मतलब होता है चक्रीय होता है। अब यहाँ पे साइक्लिक कहने का अर्थ है कि जैसे यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, ओके, अब पॉइंट ए जो यहाँ पे है, तो यहाँ से कोई फंक्शन होना स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे आ गया, पॉइंट बी यहाँ पे आ गया, ओके, अब फिर बी से फंक्शन स्टार्ट होते गया, फिर पॉइंट ए पर आ गया। इसका मतलब कि यह फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पॉइंट बी से स्टार्ट हुआ था कि पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ था? पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ था, तो इनिशियल स्टेट इसका कौन कहलाएगा? ए कहलाएगा कि नहीं? तो यू आई इनिशियल स्टेट हो जाएगा। उसके बाद आइए, अब उसके बाद यहाँ पे हो रही बात कि फिर पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी तक गया, फिर पॉइंट बी से चल के पॉइंट ए तक आया। इसका मतलब उसका फाइनल पोजीशन कहाँ तक हुआ? ए। फिर ए तक हो गया, इसका मतलब यू एफ फाइनल स्टेट जो है ना, वो भी कहाँ तक आया? ए तक आया। इसका मतलब ए से चला फिर ए तक पहुंच गया, तो इसे हम लोग साइक्लिक मेथड कहते हैं, इसी को चक्रीय विधि कहा हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम लोग पहले से जानते हैं, हम लोग यही जानते हैं कि डेल्टा यू बराबर क्या होता है? यू एफ माइनस यू आई, ये ना हम लोग जानते हैं पहले से। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए लोग, सिंस अब इस मेथड के दौरान यू एफ किसके बराबर है? यू आई के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, हैंस लिखकर ये लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू यू एफ का यू एफ माइनस यू आई की जगह पे हम लोग यू एफ को लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे ये दोनों बराबर है, यहाँ पे यू एफ के जगह पे यू आई लिखिए तब, या यू आई के जगह पे यू एफ लिखिए तो बात हुआ एक ही हुआ। हाँ, तो यहाँ पे यू एफ हम लोग लिख चुके, तो यू आई के जगह पे हम लोग यू एफ लिख देते हैं।
तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू एफ इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ यहाँ पे नहीं चेंज हुआ। तो हमेशा याद रखिएगा लोग कि साइक्लिक अगर मेथड होती है तो उसमें किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जो होता है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन वहीं हम ए साइक्लिक की बात करते हैं तो वहां पे इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बता रहे यहाँ पर नेक्स्ट स्टडी करेंगे हम लोग। अब हम ये बात कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होता है सिस्टम का ये चेंज हो सकता है, कैन चेंज। अब यहाँ पे ए साइक्लिक, अब यहाँ पे बात हो रही है कि अचक्रीय विधि जो होती है ना, तो अचक्रीय विधि के दौरान निकाय की आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो परिवर्तित हो सकती है। इसका मतलब अचक्रीय के अंतर्गत ये होता है कि हमारा इनिशियल स्टेट अर्थात इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ये डिफरेंट होता है, पूरा तरह से अलग अलग होता है। इस प्रकार हम लोग ये कहेंगे कि इसका जो इंटरनल एनर्जी होता है सिस्टम का वो चेंज हो सकता है। अब एग्जांपल में ये देखिए, अचक्रीय का मतलब होता है जहां से चले हम फिर वहीं नहीं पहुंच जाए, हम कहीं अलग पहुंचे। जैसे मान लेते हैं कि पोजीशन ए है, अब ए से एक ऑब्जेक्ट बी तक आया और फिर बी से एक ऑब्जेक्ट सी तक गया, ओके। तो इसका फाइनल इनिशियल पोजीशन यू आई ये हो गया ए, और वही हम बोल रहे हैं फाइनल पोजीशन, तो ये सी न कहलाएगा यू एफ। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू होता क्या है, यू एफ माइनस यू आई, जो इज इक्वल टू ये इक्वल नहीं है 0 के, क्योंकि यहाँ पे जब दोनों डिफरेंट है तो ये आपस में कितना भी माइनस होगा 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये दोनों सेम होता, एक ही पॉइंट पर होता, तब हम कह सकते थे कि डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, लेकिन ये सेम नहीं है तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। इतना लिखिए लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोगों को साइन कन्वेंशन के बारे में जानना है। साइन स्पेलिंग अच्छा है? यस सर। हाँ सही है। साइन कन्वेंशन ऑफ SIUN होगा कि STIUN होगा? कन्वेंशन यहाँ पे एस होगा कि टी होगा? टी होता है, TIUN होता है। यस सर। साइन कन्वेंशन ऑफ सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है हुआ, निकाय की चिन्ह परिपाटी। परिपाटी तो 10 में है ना? हाँ, तो वो था लाइट का था, वो लेंस पर मिरर दो काम करता था। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए लोग, जैसे मान लेते हैं कि यह एक सिस्टम हो गया, इसे सिस्टम कहेंगे हम, ओके। अब ये सिस्टम के बाहर का भाग हो गया जिससे हम लोग सराउंडिंग कहते हैं, और ये जो लाइनिंग है इसे हम लोग बाउंड्री कहते हैं, ओके। अब बात ये किया जाए कि इस सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। इसका मतलब सिस्टम की अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा जब बढ़ती है तब वहां पे इंटरनल एनर्जी का चेंज डेल्टा यू पॉजिटिव होगा। वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इससे बहुत कंफ्यूजन रहती है, एकदम अच्छा से देखिएगा। हम बात कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी जब बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा।
जैसे मान लेते हैं कि अभी इंटरनल एनर्जी इसके पास 20 जूल है, ओके। अब इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होके 26 जूल हो गया यहाँ पे। अब कहा जाए कि चेंज इसका पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव हुआ, तो हाई तो हो गया स्टार्टिंग यू आई, आई हो गया फाइनल यू एफ। तो डेल्टा यू बराबर क्या हम बताया, यू एफ माइनस यू आई ने बताया है हुआ। तो यू एफ 26 है और यू वाई कितना है 20 है, तो 6 जूल बढ़ा कि नहीं, तो 6 जूल पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर सिस्टम में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है तो वहां पे इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अब वही बात करते हैं कि इंटरनल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज करें, अर्थात एनर्जी को बाहर निकाला जाए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। अब बात हो रही है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज किया जाए तो ऑटोमेटिक है इनिशियल एनर्जी कुछ ज्यादा होगी और डिक्रीज करेंगे तो कुछ कम जरूर होंगी। और जब कुछ कम होंगी तो उसे तो फाइनल स्टेट कहा जाएगा या फाइनल एनर्जी कहा जाएगा। इसका मतलब जब एनर्जी को डिक्रीज करते हैं तो वहां पे डेल्टा यू जो होता है वह क्या हो जाएगा, वो लोग निगेटिव हो जाएगा, माइनस में। इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ पर चलिए, अब हम बात करते हैं और आगे की ओर। अब हीट की बात करते हैं। अगर हीट इसको दिया जाए, इसके अंदर हीट को हम दें, अर्थात सिस्टम को हीट दिया जाए, अब हीट को दिया जाएगा तो वहां पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि हीट जो होता है ना वो हीट एनर्जी को वो देता है। तो इसके पास तो एनर्जी था ही पहले से कुछ, अब हीट दे रहे हैं तो थर्मल एनर्जी और मिल रही है और यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो एनर्जी तो बढ़ी। तो उसे हम लोग क्या कह देंगे कि यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा लोग कि अगर एनर्जी इसके अंतर्गत इंटर कर रही है, हीट हम इसको दे रहे हैं, तो इसके अंदर की एनर्जी जो पहले से थी वो और ज्यादा इंक्रीज करेगी, तो इंक्रीज हो जाएगा एनर्जी ना। इसका मतलब वहां पे डेल्टा यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हीट इज ऑब्जर्व्ड। अब हीट कहां से ऑब्जर्व होगा, आसपास के क्षेत्र से ना होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सराउंडिंग ओके। इसका मतलब हीट जो होता है ना सराउंडिंग एरिया से ऑब्जर्व करता है, खींचता है, वो लेता है, ओके। तो हीट जब अंदर जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक है हीट देने पर डेल्टा यू जो होगा इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब वही बात करते हैं कि वही हीटवा को निकाल दिया जाए, इसका मतलब यहाँ पे होगा क्या, हीट इज टेकन फ्रॉम सिस्टम। इसका मतलब सिस्टम से जब हीट को निकाला जाता है तो एनर्जी कम होगा कि नहीं, इसका एनर्जी होगा कम। इसका मतलब डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये हो गया इसका साइन कन्वेंशन। अब और साइन कन्वेंशन हम लोग ये जानेंगे, अगर कोई सिस्टम पे काम हो रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसका मतलब कहने का अर्थ हुआ कि इस सिस्टम पर कोई काम हो रहा हो। जैसे हम ये बताए थे वर्क डन ऑन द मार्कर, इस मार्कर पे कोई काम कर रहे हैं, जैसे इंक लाकर इसमें डाल रहे हैं तो इसके अंदर की एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं, उस सही सिस्टम पर कोई काम कर रहे हैं तब एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब लिखेंगे हम लोग वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसका मतलब सिस्टम पे अगर काम कर रहे हैं देन डेल्टा यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो
तो यहाँ पे डेल्टा यू क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन वही बात किया जाए कि अगर इस सिस्टम से या इस सिस्टम के द्वारा काम किया जाए, और देखिए यहाँ पर सिस्टम पर काम किया गया है, अब सिस्टम के द्वारा काम करने जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम कहाँ होता है, ऑन द सराउंडिंग, ऑन द सराउंडिंग मतलब आसपास के क्षेत्रों पर इसके द्वारा काम होता है। तो सिस्टम के द्वारा जब काम किया जाता है आसपास के क्षेत्रों में, सराउंडिंग में, तो वहां पे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन समझे आप लोग। दो चीज हमेशा याद रखिए कि अगर किसी मेथड द्वारा, किसी फंक्शन द्वारा सिस्टम में एनर्जी बढ़ता है तो एनर्जी का चेंज जो होता है, इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव रहता है। अगर सिस्टम में से एनर्जी निकलता है तो वहां पे डेल्टा यू अर्थात इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है, निगेटिव होता है। ये साइन कन्वेंशन है, इसे नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। अब इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, इंटरनल एनर्जी, अभी हम लोग किसके आधार पर स्टडी करेंगे, तो ये आंतरिक ऊर्जा जो होती है इसकी चेंज जो होती है ना, अब यहाँ वॉल्यूम के आधार पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे दो तरह के कंपोनेंट पर डिपेंड करती है, ओके। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ाई करना है, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात हम करते हैं तो ये दो तरह के यहाँ पे फंक्शन होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है एक्सपेंशन। इसके बारे में हम लोग को जानना है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में होता है स्पेस को कम करना, एक्सपेंशन में होता है स्पेस को बढ़ाना, इंक्रीज करना, ओके। और वॉल्यूम को भी के द्वारा इंडिकेट करते हैं, आयतन होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक हमारे पास कंटेनर है, ये हो गया एक कंटेनर हो गया, इसका लेयर यहाँ तक है, ओके। अब इसके अंतर्गत गैस को रखा गया है। अब वॉल्यूम की बात होती है, हाँ, तो या तो लिक्विड रखा जाएगा या तो गैस रखा जाएगा। अब इस पे पिस्टन लगा दिया गया है, यह क्या हुआ, एक पिस्टन है, इसे हम लोग पिस्टन कहते हैं। यह एक टाइप का कंटेनर है जिसके अंदर गैस या लिक्विड रखा जाता है, कंटेनर। इसके अंतर्गत गैस रखा गया, ओके। अब इसका वॉल्यूम अभी V1 है, ओके। इसका वॉल्यूम जो है ना यहाँ पे अभी क्या है, अभी यहाँ V1 है, इसका मतलब इतना वॉल्यूम है इसका। अब इस पिस्टन पे फोर्स अप्लाई किया गया, इस पिस्टन पे हम क्या अप्लाई किया हुआ, फोर्स अप्लाई किए। अब पिस्टन पे फोर्स अप्लाई किए तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अब ये कैसे वॉल्यूम चेंज होगा, अर्थात जो पिस्टन यहाँ पे था फोर्स अप्लाई किया गया तो वो पिस्टन नीचे की ओर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लोग, स्पेस कम हुआ कि नहीं, स्पेस कम हुआ तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं, तो आपका वॉल्यूम जो होगा ना इसे V2 लगा देंगे, ये हो गया पिस्टन, इसे हम क्या कह देंगे हुआ, पिस्टन। तो यहाँ पे जो फंक्शन हुआ तो इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, अर्थात वॉल्यूम में डिक्रीजमेंट आया। अब यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे V1 इज मोर देन V2 होगा कि नहीं, इसका मतलब यहाँ पे V1 V2 से क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए अब यहाँ पे पूछा जाए हुआ कि अब डेल्टा यू बताइए, डेल्टा यू क्या होगा, तो V2 माइनस V1 होगा। अब V2 माइनस V1 और V2 कम है V1 ज्यादा है, तो इसका मतलब डेल्टा यू यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। आज जब डेल्टा यू निगेटिव होगा तो इसका वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा आप लोग, जब इंटरनल एनर्जी का चेंज अगर निगेटिव होता है तो वर्क डन क्या होता है,
पॉजिटिव होता है, जिस ओर फोर्स लगाया जाता है उसी ओर वर्क होता है। ओके, तो हम इधर फोर्स लगाया तो वर्क भी इधर हुआ तो पॉजिटिव हुआ, और हम फोर्स ऐसे उठाने में लगा दिए तो अर्थ के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता है उसको अपोजिट ना फोर्स वहां पे हुआ। अर्थ ऐसे फोर्स लगाता है। ओके, तो यहाँ देखिए, हम यहाँ एक बार बता कि ये देखिए, ये पिस्टन जो है ना, पिस्टन को नीचे दबा गया। ओके, तो ये हो गया डाउनवर्ड हो गया। इसका मतलब अर्थ जिधर फोर्स लगा रहा है उसी की ओर हम भी फोर्स लगाए। तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे डिपेंड करता है। वर्क जो होता है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। हाँ, अब यहाँ पे पॉजिटिव तो हर कोई जानता है कि हाँ होता है, जीरो भी जानता है कि हाँ होता है। कि अगर 90 डिग्री पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे वर्क डन होता क्या है? जीरो होता है। 9th क्लास में स्टडी किए होंगे, जब कोई वाल है, इस वाल पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो फोर्स का डायरेक्शन और स्टॉपर का डायरेक्शन अगर 90 डिग्री बनाता है तो वहां पे वर्क डन होता क्या है? जीरो हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है A cos थीटा इंटू S होता है, यह वर्क का फॉर्मूला होता है। तो फोर्स हम चाहे जितना भी अप्लाई कर दे यहाँ पे, तो 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किए मान लीजिए, इनटू cos थीटा, एस मींस डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर हम cos थीटा की हो रही है बात, तो cos का cos होता है और थीटा मतलब होता क्या है? 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू 0 भी ना होता है, इनटू एस डिस्टेंस कितना भी हो उससे क्या मतलब है? अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा तो वर्क डन होगा क्या? 0 होगा। अगर हम जिस तरफ फोर्स होता है ना, अगर निगेटिव फोर्स लगता है ना तो वर्क डन भी क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। ओके, तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि पिस्टन के द्वारा फोर्स जो लग रही है ना, अर्थात ये अर्थ के सेम डायरेक्शन में लग रही है। अब यहाँ पे अगर इसको ऊपर खींचते हैं और अर्थ नीचे खींचेगा तो अर्थ के डायरेक्शन में हम तो फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अर्थ को अपोजिट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो फोर्स हमारा निगेटिव होगा, अगर नीचे आ रहा है तो फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे अब इसको फिर ऊपर की ओर खींचेंगे तो इसे एक्सपेंशन कहा जाएगा। एक्सपेंशन में फोर्स अपोजिट हो जाता है तो वर्क डन भी क्या होगा? यहाँ पे अपोजिट होगा, अर्थात निगेटिव होगा। तो यहाँ पे फोर्स अपोजिट नहीं था, इस कारण से वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो याद रखिएगा, वो सब फिजिक्स का मैटर है। इतना याद रखिएगा कि अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ और चेंज होने के बाद अगर निगेटिव आ गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। सिंपल बात है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, हाँ बहुत छोटा हुआ। अब देखिए, अभी हम लिखेंगे इसलिए वर्क डन इज पॉजिटिव। ये तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, इसको नोट कीजिए लोग। अब एक्सपेंशन पढ़ लेते हैं, जल्दी नोट करो। अब यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन की बात करते हैं हम लोग। तो अब देखिए, अब जैसे मान लेते हैं कि ये एक कंटेनर हो गया और ये इसके अंतर्गत गैस रखा हुआ है, तो यह गैस है। ओके, अब इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V1 है। अब हम क्या करें? पिस्टन के द्वारा जो फोर्स अप्लाई हुआ है, अब इस फोर्स को हम लोग निकालना प्रारंभ करते हैं, अर्थात इस फोर्स को हटाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये फोर्स जब यहां से हटेगा, ओके, यहाँ पे तो फोर्स अप्लाई ना हुआ है। अब ये फोर्स को जब निकालते हैं तो जो इतना दूर वॉल्यूम था, अब तो वॉल्यूम इंक्रीज किया कि नहीं? यस सर। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा V2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं V1 जो है ना इज लेस देन V2 हो जाएगा, मतलब V1 कम है, V2 क्या है? ज्यादा। तो इस प्रकार अब हम लोग बात करेंगे कि डेल्टा U बराबर V2 माइनस V1। तो यहाँ पे V2 कम है, नहीं, यहाँ V2 ज्यादा ना है और V1 कम है। यहाँ पे जब V2 ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ज्यादा में से कम को माइनस हम करते हैं तो पॉजिटिव में आता है, निगेटिव में नहीं आता है। तो जब यहाँ पे डेल्टा U इज पॉजिटिव देन वर्क इज निगेटिव, तो वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा।
ये एक्सपेंशन का हो गया। ओके, तो आप लोग जो है ना स्टार मार्क में पहले एक्सपेंशन लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, एक्सपेंशन लिखने के बाद अंडरलाइन कर दीजिएगा लोग, तब ये सब बनाइएगा आप लोग, उसको नोट कर लीजिए पूरा। और इसके बाद फिर हम मिलते हैं कल अगले वीडियो में सर। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और 7 तारीख से कोचिंग स्टार्ट हो रही है, 12th क्लास भी 7 तारीख से स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग सबको अब आइए मोतिहारी, फी के साथ आना है।